मैं डॉक्टर सुनील आपके पास आऊं, मैं सिर्फ एक जल्दी से एक रनअप कर दूं कि देश में एक समय कौन कौन लोग थे। पहले सत्यनारायण सिन्हा साहब करीब 18 साल देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे। राम सुभग सिंह, राज बहादुर जी, रघुरमैया, भीष्म नारायण सिंह, बूटा सिंह, एचकेएल भगत, मतलब आप नाम लीजिए, गुलाम नबी आजाद, विद्याचरण शुक्ला, प्रमोद महाजन कई बार, रामविलास पासवान, श्रीकांत जिन्ना, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, गुलाम नबी, मतलब मैं इसलिए ये नाम पढ़ रहा हूं, कमलनाथ, वेंकैया नायडू, नरेंद्र सिंह तोमर, मैं ये नाम सिर्फ इसलिए पढ़ा हूं। और डॉक्टर सुनीलम आपसे भी मैं समझूंगा, कोई भी जो विधायिका होती है कहीं पे भी अगर हो, तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर का एक अहम रोल होता है। वो ब्रिज के अलावा वो लोगों से बात करता है, उनको समझाता है, उनका दोस्ती निभाता है, घर एक उससे पहले खाना भी होता है। लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर किरण रिजिजू ने कर दिया है, और मैं आलोक भाई आपको ये बता दूं, कल उन्होंने अपने उस सेशन में कहा कि फ्रॉम द बिजनेस और द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे प्रोडक्टिव सेशन था उनका। उनका कहना है कि हाल के दिनों में मानसून सेशन सरकार के लिए बहुत अच्छा था। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं, कहना अपोजिशन नहीं कर रहा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। तो वो शायद बहुत कंफर्टेबल है इसमें। मैं डॉक्टर सुनीलम बस एक फिगर और दे दूं, इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि जब पहला जो 1952 का जो पहले लोकसभा थी, उसमें पर ईयर जो सेशन हुए थे वो 135 हुए थे। और अब जो 17वीं अभी खत्म हुई है, मिनिमम है, इसमें ऑन एन एवरेज 55 दिन ही पार्लियामेंट चली है। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर सुनीलम, ये बार बार इस तरह की बात सरकार की तरफ से हो जाती है कि भाई विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप विपक्षी में रहे ज्यादा, विपक्ष तो हरदम चाहता है कि जितनी देर ये मतलब कहीं विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो तो चलती रहे, क्योंकि वही एक जगह मिलती है जहां वो अपनी बात कह पाता है। और ये जो अभी किरण रिजिजू जिस तरह की एक बात तय कर रहे हैं, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी। और लीडर ऑफ द हाउस, ये भी मैं पूछ लूं आपसे, लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कितना, उसके मन में इसके प्रति सम्मान है, खुद आके बैठता है, लोग फिर बैठते हैं, लोग आते हैं। ओवरऑल टिप्पणी जो अभी हो रहा है उसको लेके डॉक्टर सुनील। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में आलोक जी ने तो कई सारे तथ्य रख ही दिए हैं। सरकार जो है उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना ही सीमित उनका विश्वास है। सदन को लंबा चलाने में विश्वास नहीं है। बहस करने की बात तो जब आती है जब आप कोई सवाल करें और आप उसका जवाब दें, तो संवाद करने के अंदर भी नहीं है। और जिस देश में इस समय हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर तो राइट टू क्वेश्चन ही जो है, या ये कहा जाए कि सवालिया संस्कृति जो है वही जो है वो संकट के अंदर पड़ गई है। और हम लोगों को ये वाली बात याद रखना चाहिए कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोग, या गोविंद पानसारे, या जो भी सब लोग हैं, प्रोफेसर कुलवर्गी, गौरी लंकेश, है ना, ये सब लोग इसलिए मारे गए कि इन लोगों ने सवाल उठाने का काम किया। तो ये ना तो सवाल उठाने देने को तैयार है, ना सवालों को सुनने को तैयार है, ना उन सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। और जो है इसलिए उसका प्रमाण तो यही है कि जो है मोदी जी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया नहीं है, तो उसका इन सब चीज़ों में आस्था ही नहीं है। तो इसलिए जो है रिजिजू जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस उनकी जो परंपरा है उससे अलग हट करके वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये बात सही है कि वो नैरेटिव गढ़ने के जो है वो मास्टरी है। और वो अब नया जो नैरेटिव लेके आए, जैसे उन्होंने एक समय में राहुल गांधी को पप्पू का नैरेटिव जो है गढ़ दिया। बहुत लंबा समय लगा और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल गांधी को भी, तब जाके वो चीज़ अभी मोटे-मोटे तौर पे खत्म हो गई। अब उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन अब ये फेल्ड लीडर की एक लेकर के आ गए। तो ये उनका एक नैरेटिव गढ़ने का, तो हर समय जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो है वो लोग ये तय कर लेते हैं कि भई हमको अब क्या नैरेटिव गढ़ने का काम करना है। तो फेल्ड लीडर का मतलब ये है कि जब ये बात चलेगी तो कुछ कांग्रेसी भी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भई देखिए इतने सारे चुनाव हुए, उसके अंदर हर जगह कांग्रेस हार गई, तो ऐसे लीडर हैं तो वो फेल्ड लीडर हो गए। मतलब उसके तर्क भी जो है उसको देने की बात शुरू होगी, और जो उनके जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं
उसी के ऊपर वो सोशल मीडिया के अंदर जो है अपने तर्क और भी ज़्यादा देना का काम करेंगे। तो बेसिकली वो पार्लियामेंट को अपने प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। करते हैं, सफलता से भी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऑपोज़िशन, अगर ऑपोज़िशन की बात करें तो भई ऑपोज़िशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो तो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन ही होता है। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो है सबसे ज़्यादा हमला उसके ऊपर ही होने वाला है, लीडर ऑफ ऑपोज़िशन के ऊपर होने वाला है। फिर ये भी बात है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो और एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा थ्रेट लगता है कि भई अगर ममता, मैं तो अभी कलकत्ता के अंदर हूँ, हम लोग जो है बिहार के बाद में बंगाल में कुछ प्रयास में अपने जुटे हैं। तो अभी ये है कि भई उनका तो एकदम साफ-साफ तौर पर बात है कि भई एक के बाद एक जहाँ-जहाँ पर वो लड़ते हैं, वो जीतते चले जाते हैं। और हर जगह पर जो जब उनका माहौल खराब होता है, जैसे ये मैं बात आपसे कह सकता हूँ कि जो जब बिहार में हम थे, बिहार का जो कैंपेन चल रहा था, उसमें वोट चोरी वाला मुद्दा जो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो खड़ी बात हुई, वोट चोर गद्दी छोड़, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो पूरे बिहार के गाँव-गाँव तक पहुँच गया था। तो जो उस समय अपोजिशन अपना नैरेटिव जो है वो बना पाया, उसे नीचे तक पहुँचा पाया। हालाँकि उसका लाभ नहीं हुआ। एक इस दृष्टि से देखा जाए कि फिर वैसे ही वोट चोरी हो गई, या कहा जाए इससे और आगे बढ़ कर के वोट डकैती हो गई। लेकिन नैरेटिव अपोजिशन अपना गढ़ पाया था। तो अब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपोजिशन क्या तय करता है। एसआईआर के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ना, एसआईआर के ऊपर डिबेट भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उसके अंदर? भाई एसआईआर जो है उसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, उसका प्रयोग जो है वो एकदम क्लियर है। अभी तो जो मूल बात अगर ये है कि 30 से ज़्यादा बीएलओज़ जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनसे ओवरवर्क कराया जा रहा है, स्ट्रेसफुल वर्क कराया जा रहा है। और जिस बड़े पैमाने पर अभी गाज़ियाबाद का उदाहरण जैसे था, तो अभी गाज़ियाबाद में उनकी बेटी है ज्ञानेश कुमार की, तो डीएम है तो अपना कर दिया, जो चाहे। आज शायद 5 लोगों को उन्होंने किया है जो है निलंबित। तो ऐसा सब करते रहिए आप, है ना? तो वो तो अपना काम करेंगे, चर्चा अगर करनी है तो आप कर लीजिए। मुझे लगता है कि ऑपोज़िशन की स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है और संघ परिवार है, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक मतलब बनी हुई है, उनके नैरेटिव भी सेट हैं, उनके नैरेटिव सेट करने वाले भी हैं। तो ऑपोज़िशन अब अपना कैसा करता है कि ये उसको देखना पड़ेगा। जो बात आपने कही कि भई ये काम जो है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, ये उसका काम होता है कि सदन सुचारू रूप से चले। और वो ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के जो है न्यूनतम बाधाएँ हों और अधिकतम समय तक चर्चा हो। ये एक माहौल बनाने के लिए जो कुछ भी उसे व्यक्तिगत स्तर पे करना होता है, पार्टी के स्तर के ऊपर करना होता है, वो काम वो लगातार करता है। लेकिन उसमें अभी इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और इंटरेस्ट तो मतलब मैंडेट के ऊपर है। भई मैंडेट तो ये है कि कौन मैंडेट देगा? या तो लीडर ऑफ द हाउस देगा मैंडेट, या स्पीकर देगा। तो दोनों का ही मैंडेट एकदम साफ है कि भई जो है चलाने-वलाने में क्या फ़ायदा है? अपना जो है, इनका पूरा का पूरा जो मामला है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर है। ये जो पूरे 4 ये लेबर कोड लेके आए, उसका भी उद्देश्य ये था कि कॉर्पोरेट को लूट के लिए आप अधिकतम छूट देने का काम करो। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी उनका एकदम सीधा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मतलब ये है कि भई आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, आपका काम ये है कि हमारे 10 के 10 जो हम बिल लेके आना चाहते हैं, उनको आप उनका रास्ता बना लो। एक बार वो बात खत्म हो जाती है, दसों बिल जो है वो पारित हो जाते हैं, भले ही उसमें शोर मचाता रहे और अपोज़िशन जो है वॉकआउट करता रहे या कुछ भी वोटिंग करा ले, कुछ भी करा ले। हमारे जो काम है, हमारा बिज़नेस जो है वो इज़िली चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसीलिए अपोज़िशन को अपनी रणनीति जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की उसको ज़रूरत है। और इस समय तो सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि आप ज्ञानेश कुमार का जो इम्पीचमेंट है वो कैसे लेके आते हो? और अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि आप अविश्वास प्रस्ताव आप लाते हो क्या? और फाइनल राउंड के अंदर तो मोटे तौर पर बात ये है कि आपको एक पार्लियामेंट्री का एक मंच मिला हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी बात जनता तक पहुँचाने का काम करते हो। जब नई सत्र चल रहा होता है तो सब लोग पूरा देश के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हैं, देश भर में अपने पार्टियों के प्रोग्राम करते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात पहुँचाते हैं। अब आपको पार्लियामेंट का फोरम मिला है, आप उसके माध्यम से पहुँचाने का काम करो। तो अपना जो मतलब रूलिंग पार्टी है वो अपना काम कर रही है, अपोजिशन
जो है वो बहुत नज़दीक तक पहुँचा और ये वाली बात जो है लोगों तक काफ़ी हद तक पहुँची है। मैं यहाँ पे अभी कोलकाता में मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है ये टैक्सी ड्राइवर्स और ये सब जो लोग हैं, इनका एक अड्डा है, तो वहाँ पर उन लोगों से बात हो रही थी। तो वो जाते समय उनसे पूछा था यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने लोकल भाई क्या होने वाला है? उन्होंने कहा तेजस्वी बनने वाला है। फिर लौट के आए तो क्या हुआ कि भई नहीं बनी सरकार। तो क्यों नहीं बनी? आप लोगों ने वोट नहीं डाला होगा इसलिए नहीं बनी। कहा नहीं साहब हमने तो वोट डाला। फिर क्या हुआ? अरे आपने तो सुना वोट चोरी हो गया। अब उतनी बात तक तो हो गया है। अब फिर उसके आगे आप बढ़ जाओ कि भाई यहाँ पर जो है फिर कलकत्ते में भी यहाँ पर बंगाल में भी वोट चोरी हो जाएगा। अरे यार कहाँ पर ममता यहाँ पर नहीं होने देगी। मतलब एक ये मेरा कहना ये है कि बात लोगों तक पहुँचाने का ही एक तरीका है। बाकी आप ये मतलब कुछ उम्मीद करें कि उस फोरम से कुछ नतीजा निकल जाएगा, तो नतीजा तो आपने देखा कि 145 सांसदों को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो जो लोग हैं वहाँ पर जो भी लोग हैं वो अपने-अपने ढंग से मुझे लेकिन कहना ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिकतम समय तक सदन चले, कोई भी परिस्थिति रहे, अधिक से अधिक बातें रिकॉर्ड के अंदर आएँ, अधिक से अधिक बातें जो हैं वो क्योंकि जब हाउस चलता है तो पूरी प्रेस देश की रहती है, तो वो ठीक है कि मतलब वो गोदी ही मीडिया ज़्यादा रहता है, उन्हीं की बात ज़्यादा लेके भेजता है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं और जो एक तरीके से सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से तमाम सारे लोगों के भाषण भी पहुँचते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हो सकती हैं। तो इस समय अपना उपयोग ये करना कि एक तरीके से ये फेल्ड कंट्री जो बनाने का काम हुआ है, तो हर स्तर के ऊपर ये फेल है। मतलब तेजस का कॉन्ट्रैक्ट जो है अज़रबैजान अगर वो कैंसल कर देता है, तो ये फेल्ड जो है आपकी स्ट्रैटेजी की बात आएगी। अगर आपके 2 सैनिक अड्डे थे देश के बाहर और वो दोनों जो है आपको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है और वहाँ पर एक तरीके से चाइना अपना जमा लिया ज लेता है, तो ये भी फेल्ड स्टेट की बात है। आपका अगर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर टोटल क्लेम चलता है, वो भी फेल्ड है। तो हर लेवल के ऊपर एक फेल्ड स्टेट है, जिस देश के अंदर अगर 35 किसान रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो एक फेल्ड स्टेट है। तो वो जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी के ऊपर की है, वो आप कैसे इस बात को लेकर के आगे पर्सपेक्टिव आप बना सकते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि असल में मोदी फेल्ड लीडर है और इसने इस देश के को ही फेल कर दिया है। आज भी एक भी दुनिया का एक भी देश इसके साथ में खड़ा नहीं है। मतलब उसके तो 360 तर्क हैं वो मुझे कोई गिनाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में अगर देखें तो हमें लगता है कि लोग इसी काम में लगे हुए हैं। वो कैसे मतलब मोदी फेल है, कैसे अमित शाह फेल है, कैसे पूरा संघ परिवार फेल है, कैसे देश को बर्बाद करने का काम चल रहा है, वो सब लोग अपना करते रहते हैं। लेकिन उसी को रिफ्लेक्ट करने का काम जो है, एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको करना है। अब अगर अपोज़िशन के लीडर यही तय कर लें कि जितना कुछ बोलेंगे वो, है ना? वो सब फेल्ड मोदी और फेल्ड जो है इंडियन स्टेट और फेल्ड जो है पूरी इकोनॉमी, उसके ऊपर वो कर लें। अभी आपको मालूम है कि आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने यहाँ पर ये कह दिया है कि भई इनके आंकड़ों के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सी ग्रेड में लगा दिया उसको, भारत को। तो अब जो है, अगर तो हर स्तर पे मतलब आप जो है आर्थिक फ्रंट के ऊपर भी आप फेल्योर हैं। आप जो है किसानी और उसके अंदर भी जिस तरीके से आपके यहाँ के दाम गिर रहे हैं, आप उसके अंदर भी फेल्योर हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है जिस स्तर के ऊपर है उसमें भी आप फेल्ड हैं। सूचना के अधिकार वाला जो इतना लो चला गया, ट्रांसपेरेंसी वाला जो सवाल है उसमें भी आप फेल्ड हैं। तो आप मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, उसी को आपको उनकी तरफ जो है फेंक करके आपको वन पॉइंट प्रोग्राम चालू कर देना चाहिए और मुझे लगता है कि इस समय सोशल मीडिया भी इतना जो है ताकतवर है और वो एक लाइन अगर तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाली बात भी नीचे तक पहुँच सकती है। तो आपको जी। इस एक तरीके से मेरे ख्याल से 1 तारीख से 18 या 19 जब तक भी है, तो कुल मिला के 15 सिटिंग है, तो 15 सिटिंग में क्या नैरेटिव आपको नीचे तक पहुँचाना है? अगर आप वन पॉइंट प्रोग्राम करते हो कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, जो कि हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि ये वाली बात लोगों के बीच में हो कि जो है इलेजिटिमेट सरकार है, तो अब ये बात ये है कि अपोज़िशन ने भी उस हिसाब का काम तो किया नहीं है। आपने जब जो है हमने सीधे-सीधे देखा, मैं वहाँ पर लगातार रहा कई महीनों लगातार आता-जाता रहा। जब मैंने ये एकदम स्पष्ट तौर पे देखा कि वहाँ के जो चुनाव नतीजे आए वो उनके लोगों की जो वोटिंग पैटर्न था उसके हिसाब से उसके खिलाफ में आए, सब कुछ हुए। लेकिन आपने उन चुनाव को मान लिया।
होना ये चाहिए था कि आप चुनाव के नतीजों को नहीं मानते। आप कहते कि ये जो है वोट चोरी और वोट के मैनिपुलेशन और वोट डकैती का रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करते। तो हमने ये देखा कि सब एक के बाद एक महागठबंधन के नेता और देश के नेता सब लगे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ अपनी फोटो चिपकाने के लिए, है ना? तो आपने उसे स्वीकार कर लिया। फिर आपको जो है आपने एसआईआर जो है, एसआईआर को आपको कह देना चाहिए था कि भई जो बात आप इस नतीजे पे अगर पहुँच गए कि एसआईआर एक टूल है सत्ता हथियाने का, अगर आपका ये नतीजा निकल गया, कांग्रेस का निकल गया, इंडिया गठबंधन का निकल गया या समाजवादी पार्टी सबका निकल गया, फिर उस प्रोसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं। और आप सोचिए अगर एसआईआर का बायकॉट कर दिया होता बिहार के अंदर, है ना? मैं केवल एक उसकी बात हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। अगर ये कह दिया होता कि भई हम एसआईआर को नहीं मानेंगे, ठीक है? और एसआईआर के अंदर हमारे जो वोटर है वो अपना एसआईआर नहीं कराएगा। कोई भी वोटर लिस्ट आती, चुनाव होता, फिर वही नतीजे आते जो आए हैं, तो कम से कम ये वाली बात तो होती कि भाई ये एक अवैध तरीके से बनी हुई एक अवैध सरकार है। तो आपको जी अपना जी नैरेटिव तो आपको गढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाने का काम करना पड़ेगा और उसी के लिए पार्लियामेंट्री जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो जो मंच है एक किस्म का उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारतीय जनता जी पार्टी जी इस्तेमाल करती है, एनडीए इस्तेमाल करता है, संघ परिवार जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। हम उस तरीके से उतना इफ़ेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑपोज़िशन के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। वो तो अपना जगह रोड रोलर लेके चल ही रहे हैं। जगह उन्होंने तो एक और जी आपने देख लिया होगा कि उन्होंने तो ये भी तय कर दिया कि अब आपका जो है आधार कार्ड से ऐज का प्रमाणीकरण नहीं होगा। अब आपको जी उसके लिए जी अलग से कोई सर्टिफ़िकेट लेके चलना पड़ेगा। तो कर दिया, चलिए कर दिया, कर दिया। जी मतलब जो है मैं तुगलकी आदेश जारी हो गया। तो अब आपका आधार जी कार्ड तो बेकार हो गया। अब मैं आपको ऐज का जी अगर कहीं पर कुछ लाभ लेना है या कुछ करना है, तो अब आपको दूसरा कोई डॉक्टर आप साहब कंक्लूड बनाइए बर्थ डॉक्टर साहब सर्टिफ़िकेट कंक्लूड अपना। करिएगा। डॉक्टर साहब कंक्लूड जी? करिएगा, कंक्लूड जी, 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 करिएगा। ये बस मैं कंक्लूड किया। यही मेरा मोटे तौर पे यही कहना है कि नैरेटिव ऑपोज़िशन को अपना सेट करने के लिए इस सत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने अपना नैरेटिव तो रिजिजू जी ने सेट कर दिया।